तो दोस्तों हम लोग आज राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर। तो गवर्नर का पद ये बेसिकली स्टेट से रिलेटेड है। इसको भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपॉइंट करते हैं और ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अधीन इसका पद है, इन द सेंस कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी क्षण राज्यपाल को उसके पद से च्युत कर सकता है, हटा सकता है। और जो राज्यपाल है बेसिकली ये आइज एंड ईयर का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट में रहकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और बेसिकली लिंच पिन का काम करता है, जहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से जोड़ने का काम भी करता है। लेकिन जो राज्यपाल का पद है बेसिकली अब बहुत ज़्यादा नकारात्मकता के लिए जाना जाता है। बेसिकली जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में, उसके लिए यही पद बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। और देखा गया है कि अगर डिफरेंट पार्टी की सरकार है राज्य में तो ये पक्षपातपूर्ण निर्णय लेता है, जिसके कारण राज्यपाल का पद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है बहुत समय से। चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है बेसिकली राज्यपाल की भूमिका और उसके महत्व। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका वर्णित है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल है। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो 153 है। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1956 में हुआ था, कि धारा 1 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 154, तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर इसका कार्यकाल निर्भर करता है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करने की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति है, जबकि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति 72 में है, मतलब 72 में है, 72 में दी गई। उसको भी पैरेलल याद करते जाइएगा। अनुच्छेद 163 अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 164, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल तथा सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्री। अनुच्छेद 167, तो राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है ये। और ये जो प्रधानमंत्री कर्तव्य आर्टिकल 78 के तहत। फिर इसमें 174, आर्टिकल 174, तो राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, ये राज्यपाल का कार्य है। फिर 175 में एक सदन या संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 175 के तहत आता है। हालांकि ज़्यादातर जो राज्य हैं भारत में वो एक सदनी हैं, तो ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहाँ पर 2 सदन है वहाँ पर तो होता ही है। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 200, विधेयक पर सहमति, ये इसका प्रोविजन है, आगे चल के देखेंगे पूरा आर्टिकल। अनुच्छेद 201, राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। विवेकाधिकार शक्तियां अनुच्छेद 200 में और 256 में, अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 में और 356 में दी गई। अब राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होंगी। वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 163, अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। संविधान में राज्यपाल के लिए विवेक के आधार पर कुछ परिस्थितियों में काम करने की कल्पना की गई है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो राज्यपाल की ज़्यादा है बनस्पत राष्ट्रपति के। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल को ज़्यादा दी गई है। 82वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता कर दी गई है। हालांकि 84वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसे एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का प्रावधान किया गया है।
जबकि राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम और वैध होगा। फिर कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी? राज्य के प्रमुख के रूप में, और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो केंद्र व राज्य के बीच वही लिंचपिन कड़ी का काम करता है। राज्यपाल द्वारा कुछ परिस्थितियों में राज्य में संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया जाता है। वास्तविक रूप में राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, न कि संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन कभी कभी राज्य में यह संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उस समय ये कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। फिर उच्चतम न्यायालय ने 1979 व्यवस्था दी कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन एक रोजगार नहीं, एक स्वतंत्र और संवैधानिक कार्यालय है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जब चाहे जैसा चाहे राज्यपाल का उपयोग कर सकती है। अमेरिका में राज्यपाल सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और कनाडा में केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में कनाडा वाली व्यवस्था ही है। अब इसकी अर्हताएं या योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। तो संविधान में केवल 2 अर्हताएं निर्धारित हैं। पहली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसी संवैधानिक योग्यता संविधान में नहीं लिखी हुई है। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल के बारे में नहीं लिखा गया, ये याद रखिएगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में वारंट जारी करता है। नियुक्ति संबंधी वारंट को राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। राज्य का राज्यपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता, बल्कि उसे नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 परंपराएं हैं। पहली, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका संबंध एमपी से है तो आप एमपी में तो गवर्नर नहीं बन सकते, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, ये परंपराएं, ट्रेडिशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेडिशन है, चला आ रहा तो चला आ रहा बस, पर कंपलसरी नहीं है, ये याद रखिएगा। दूसरा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। तो ये भी एक परंपरा है, हालांकि इसका पालन हमें तो नहीं लगता है कि किया जाता है। क्योंकि ममता दीदी रो रो के थक गई कि इनको हटाओ, लेकिन जब तक उपराष्ट्रपति नहीं बन गए, जब तक धनखड़ साहब वहां से हटाए नहीं गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग ने यह प्रशंसा की कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श को अनिवार्य बनाना जायज चाहिए। सरकारी आयोग ने ऐसा कहा है। उद्योग प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी कि बेसिकली राज्यपाल राज्य का व्यक्ति का नाम सुझाए और उसे ही नियुक्त किया जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, परंतु वह केंद्र सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है, वरन राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा में इस पर आम सहमति नहीं बनी। जहां कृष्णामाचारी, जीबी पंत व बीजी खरे आदि निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, वहीं अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत राज्यपाल के पक्ष में थे। कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को मनोनीत किए जाने वाली पद्धति को अपनाया गया। अब शपथ व प्रतिज्ञान, तो ओथ एंड अफर्मेशन, अनुच्छेद 159 में इनकी शपथ का प्रारूप उल्लेखित है। राज्यपाल संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा राज्य के लोगों की सेवा एवं कल्याण की शपथ लेते हैं। किसी राज्य का अतिरिक्त प्रभाव दिए जाने पर उन्हें पुनः शपथ लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य प्रदेश में कोई राज्यपाल है और उसे उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो उसे फिर से राज्यपाल की शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक शपथ से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राज्यपाल को
अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल के पद की शर्तें: संसद और विधानमंडल के सदस्य न हो, यदि है तो राज्यपाल के पद ग्रहण करते समय ही उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिना किराए का राजभवन, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होंगे। यदि 2 राज्यों का या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करेंगे। कार्यालय के दौरान आर्थिक उपलब्धियों और भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर राज्य विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं होता। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो कार्यकाल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 156 में के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही ओन्स द ऑफिस। ओके। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल उसकी पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, परंतु राज्यपाल अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से च्युत कर सकता है। यद्यपि राज्यपाल को पद से हटाने के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, तो पद से हटाने का आधार संविधान में नहीं बताया गया, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी आधार पर उसको और कभी भी पद से हटा सकता है। तो बेसिकली जब सरकारें चेंज होती हैं तो राज्यपाल भी चेंज कर दिए जाते हैं। उसकी सीधी एक बात, अगर सरकार वही सरकार है तो नहीं चेंज होते हैं, यानी 5 साल अपना टाइम ये काट लेते हैं, लेकिन अगर सरकार चेंज हो गई बीच में तो इनको भी पद से इस्तीफा देना पड़ता है या इनको हटा ही दिया जाता है। सामान्यतः यही होता है। जब केंद्र में कोई नई सरकार आती है तो राज्यपाल बदलने की परंपरा सी बन गई है। राज्यपाल का यदि आकस्मिक निधन हो जाए तो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्य करता है थोड़े समय के लिए। फिर राज्यपालों को हटाने का आधार उल्लेखित नहीं है संविधान में, लेकिन बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में यह निर्णय दिया गया कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि हमारी पार्टी का नहीं है, इसको हटा दो, इस कारण नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन संविधान या सुप्रीम कोर्ट की बात मानता कौन है? 1982 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सूर्य नारायण बनाम भारत संघवाद में यह स्वीकार किया कि राज्यपाल के लिए संविधान में महाअभियोग इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के कारण केंद्र सरकार कभी भी उसे अपने पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति किसी राज्यपाल का स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण करने पर राज्यपाल शेष अवधि के लिए कार्य करते हैं। मानिए अगर 2 साल में स्थानांतरण हो गया तो अगले 3 साल ये कार्य करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर से 5 साल काम करेंगे। किसी व्यक्ति को अनेक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है कि नए राज्यपाल द्वारा ग्रहण करने तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो नए राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण करने तक जो पुराने राज्यपाल हैं अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च आयोग ने राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था, लेकिन कौन मानेगा उसको। इम्यूनिटीज दी गई हैं आर्टिकल 361 के तहत। अपने कार्यों के लिए उसे न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी, कार्यालय के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यानी कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है, न ही उसे बंदी बनाया जा सकता है। दीवानी मुकदमा इन सिविल मैटर भी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के विरुद्ध 2 माह की पूर्व सूचना के पश्चात ही दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 में राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 361 में उपराज्यपाल जैसे शब्द का उल्लेख नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे पद का उपयोग नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल शब्द का उपयोग किया गया। फिर राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, तो राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु राष्ट्रपति के समान उसे कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और दूसरा, वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आधार पर करता है। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्ति। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती तथा राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्री
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तब राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से हुई कही जाएगी और मंत्रियों के बीच कार्य के बंटवारे के नियम बनाता है। अनुच्छेद 166(3) के तहत राजस्थान में राज्यपाल ने शक्ति का प्रयोग कर शासन कार्य नियम बनाए हैं। इसके तहत वह मंत्रियों के विभागों के कार्य का आवंटन करता है, यद्यपि इसके लिए वह मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, यानी कि अपने आप कर दिया। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना प्राप्त कर सकता है तथा वह मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन और अभिभावक होता है। राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श करता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संदर्भ में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 233 के तहत। फिर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। फिर राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महावक्ता, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाता राष्ट्रपति है, तो हटाने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, राज्यपाल ही करता है, हटाता राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने रिमूवल की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को तब तक के लिए उसके पद से निलंबित कर सकता है जब तक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन मिलने पर कदाचार के आधार पर उसे हटाने के संबंध में अपने आदेश पारित नहीं कर देता है। तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को तब तक उसके पद से निलंबित कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन मिलने पर कदाचार के आधार पर उसे हटाने के संबंध में अपना आदेश पारित नहीं कर देता है। आर्टिकल 317(1)(2) में दिया गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में राज्यपाल जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा कुलपति की नियुक्ति करता है। SR मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य 1994 में यह निर्णय दिया गया कि बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होगा, यानी जो बहुमत का निर्णय यानी मेजोरिटी है कि नहीं, ये फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, राजभवन में नहीं। कुल मिला के राज्यपाल बहुमत का निर्णय नहीं करेगा, राज्यपाल ऑफिस में बहुमत का निर्णय नहीं होगा, जो होगा विधानसभा में होगा। इसकी जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायिका शक्ति भी होती है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को अभिन्न अंग होता है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है आर्टिकल 168 के तहत, अर्थात विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर होता है। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, ऐसे लोगों को मनोनीत करता है। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा विधानसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने तथा अभिभाषण जारी करने का अधिकार है 175 के अनुसार। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल को हर वर्ष विधानमंडल के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा विधानसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। राज्यपाल का निश्चय अंतिम होगा, पर इस संबंध में उसके चुनाव आयोग की सलाह मान्य होती है। 26 जनवरी 2020 से पूर्व अनुच्छेद 333 के अंतर्गत यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय जन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो
आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानमंडल में या राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वां जब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है तो अब ये जो सुविधा है खत्म हो गई। तो राजस्थान में एक भी बार आंग्ल भारतीय सदस्य विधानसभा में मनोनीत नहीं हुआ। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में केंद्रीय सरकार अधिकतम 3 व्यक्तियों को सरकारी सेवा में ही नहीं, तो पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में केंद्रीय सरकार अधिकतम 3 व्यक्तियों को जो सरकारी सेवा में नहीं है को मनोनीत कर सकती है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही कानून बनता है। जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास विधेयक के संदर्भ में 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति को रोक सकता है। नेक्स्ट है तीसरा विकल्प, वह विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चौथा विकल्प है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। वह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्नलिखित 3 मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। पहला, राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, माने ऐसा कोई बिल हो जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तभी वो कानून या बिल बनाया जा सकता है, उस पर अध्यादेश राज्यपाल नहीं जारी कर सकता है। दूसरा, यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने, अगर उसको लग रहा है कि जो विधेयक है इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना चाहिए, तब भी नहीं करेगा वो अध्यादेश जारी उस बिल के संदर्भ में। और नेक्स्ट है, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाएगा, तो इस स्थिति में भी वह अध्यादेश जारी नहीं करेगा। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए स्वीकृति देने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं। अनुच्छेद 200 से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है, लेकिन अनुच्छेद 200 में यह भी उल्लेखित है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक अनिवार्य रूप से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को, अगर ऐसा विधेयक है जो राज्य विधानसभा का कि जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित कर रहा है, तो उसको अनिवार्य रूप से राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कुछ विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की शक्ति, तो कौन से विधेयक है? पहला, जिससे उच्च न्यायालय की संविधान प्रदत्त शक्तियों में कमी आती है, अनुच्छेद 200 का परंतुक है का, जो विधेयक संपत्ति या संपदा के अर्जन से संबंधित हो। तो कोई भी विधेयक जो संपत्ति या संपदा के अर्जन से संबंधित हो, अनुच्छेद 31 का परंतुक, तो उसे भी राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। फिर ऐसा विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए होता है, परंतु अनुच्छेद 13 या 19 अनुच्छेद द्वारा मूल अधिकारों का हनन होता हो, ऐसे विधेयक को रोका जा सकता है। फिर वित्तीय आपातकाल के दौरान धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयक जिनको लागू किए जाने पर उसका भार राज्य संचित निधि पर पड़ेगा। अनुच्छेद 201 में इस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत दिए जाने का उल्लेख है। राष्ट्रपति इन्हें स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, ना स्वीकृति देते हैं ना ही इनकार करते हैं तो उस पर बैठ जाता है। राष्ट्रपति ना स्वीकृति देता है ना ही इनकार करता है। अनुच्छेद 201 में उल्लेखित है कि इस प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु भेजने पर राज्यपाल को उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल से पारित करवाकर पुनः राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो अनुच्छेद 201 में उल्लेखित है कि इस प्रकार के विधेयकों को पुनर्विचार हेतु भेजे जाने पर अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है तो राज्यपाल उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल से पारित करवाकर पुनः राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति इस संदर्भ में सभी निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से लेते हैं और अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल, आर्टिकल 213 के तहत। फिर डॉक्टर DC वाधवा बनाम बिहार राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कार्यपालिका के इस कृत्य की आलोचना करते हुए कहा कि यह कार्यपालिका द्वारा विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति का अपहरण है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इस बाद में एक ही प्रकार के अध्यादेश को बार बार जारी किए जाने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। यानी बार बार आप सेम चीज के लिए अध्यादेश जारी कर रहे हो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, ये गलत है। ये संविधान की जो विधानमंडल है उसकी विधि बनाने की शक्ति का एक प्रकार से हरण या अपहरण आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा न्यायालय के किसी भी प्रकार का परामर्श का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो राज्यपाल द्वारा न्यायालय के साथ किसी भी प्रकार के परामर्श का उल्लेख संविधान में नहीं, जबकि राष्ट्रपति के लिए है 143 आर्टिकल के अंतर्गत। फिर वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर, तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है। राज्य की आकस्मिक निधि व्यय राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार के अनुदान की मांग को या करों के प्रस्ताव को राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा में पेश किया जाता है। पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय शक्तियों की समीक्षा के लिए वह प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। इस तरह राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा में वापस नहीं भेज सकता, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे सुरक्षित तो कर ही सकता है। धन विधेयक आर्टिकल 199(1) में दिए गए किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक विधानसभा या धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर किसी कर के घटाने या हटाने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक हेतु राज्यपाल की स्वीकृति या सिफारिश जरूरी नहीं है। आर्टिकल 207(a) में ऐसा दिया गया। न्यायिक शक्तियां, तो समाधान की शक्ति है आर्टिकल 161 के तहत। तो राज्यपाल को विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष से ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, विलंबन, विराम, परिहार करने तथा अथवा दंडादेश से निलंबित परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। यह शक्ति उस विषय से संबंध में होगी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है। उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है। राज्यपाल वर्तमान या भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की अनुमति दे सकता है यदि वह भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक कार्य में संलग्न है। अच्छा, इसमें जो इसकी जो क्षमा करने की शक्ति है ये मृत्युदंड के संदर्भ में नहीं है। मृत्युदंड में केवल और केवल राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है क्षमा करने की, ये याद रखिए। फिर मध्य प्रदेश पुलिस प्रतिष्ठान बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रियों के भ्रष्टाचार व आपराधिक मामलों में अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है। स्वविवेकी शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर तथा विशेषाधिकार, तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस बात का निर्धारण करना स्वयं राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है, यानी कि कौन सा हमारा डिस्क्रिशन है इसका निर्धारण भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन सा कार्य उसके विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है ये बात कौन निर्धारित करेगा या कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल डिसाइड करेगा। राज्यपाल के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय में करता है, उसे इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब डिस्क्रिशनरी पावर स्वविवेकी शक्ति है तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेने का मतलब ही क्या रह जाता है। इन स्वविवेकी शक्तियों के 2 रूप है। पहला संविधान प्रदत्त स्वविवेकी शक्तियां, संविधान द्वारा दी गई स्वविवेकी शक्तियां, और दूसरा है परिस्थितिजन्य स्वविवेकी शक्तियां। तो संविधान प्रदत्त स्वविवेकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो संविधान प्रदत्त स्वविवेकी शक्तियां आसाम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों को प्रदान की गई हैं। कंडीशनल या सिचुएशनल जो स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में कर सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो किसी एक दल को राज्य विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण शासन का सुचारू रूप से चलना कठिन हो, द्रव्योल्बण के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया हो या उसकी संभावना हो, मंत्रिमंडल से विधानसभा के अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो, बलि विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया हो और विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा कर दे। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति को 356 की सिफारिश करने का भी आदेश है, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी आदेश दिया गया।
स्वविवेकी शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक रूप से अधिक मजबूत हैं। यही बात है कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां ज़्यादा मजबूत हैं। राष्ट्रपति को भी स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां उनका उल्लेख संविधान में। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र व गुजरात के राज्यपालों के लिए विशेषाधिकार का उल्लेख है। महाराष्ट्र में विदर्भ व मराठवाड़ा तथा गुजरात के सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ क्षेत्र का विकास करने हेतु विकास मंडलों का गठन करना वहां के राज्यपालों का विशेषाधिकार होता है। फिर अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड, 371 एफ के तहत सिक्किम तथा 371 एच के तहत अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपालों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 371 जे के तहत कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र का विकास करना वहां के राज्यपाल का विशेषाधिकार है। तो अनुच्छेद 371 ए ये नागालैंड से रिलेटेड है, बी असम से रिलेटेड है, सी मणिपुर से रिलेटेड है, डी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, यानी ई भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड। 371 एफ सिक्किम से रिलेटेड है। फिर 371 जी यम से मिजोरम से रिलेटेड है। 371 एच अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। 371 आई ये गोवा से रिलेटेड है। 372 जी कर्नाटक से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की किसी संघ शासित प्रदेश के प्रशासक का दायित्व भी सौंप सकता है। 1986 से पंजाब के राज्यपाल के पास चंडीगढ़ के प्रशासक का दायित्व है। अब राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों की तुलना, एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। पहले तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल, तो राष्ट्रपति बेसिकली साधारण विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, अपना विचार के लिए लौटा सकता है। यदि सदन संशोधन के साथ बिना संशोधन विधेयक को पुनः भेजता है तो उसे स्वीकृति देना जरूरी होता है। तो साधारण विधेयक में राष्ट्रपति स्वीकृति या तो दे सकता है, फर्स्ट के सिनेरियो बेस्ट है ये, या तो रोक सकता है या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद फिर से भेजा गया वही बिल, तब उस स्थिति में उसको स्वीकृति देना अनिवार्य है। लेकिन राज्यपाल के लिए साधारण विधेयक में स्वीकृति वो दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि संसद संशोधन या बिना संशोधन के दोबारा भेजता है तो स्वीकृति देनी होती है। तो यहाँ पर भी दोनों की शक्तियां समान है साधारण विधेयक में। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, अपना विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार में सदन द्वारा 6 महीने में इसे पारित करवाकर भेजा जाना है किसके पास, वापस राष्ट्रपति के पास। और यदि वापस राष्ट्रपति के पास आता है तब भी वह स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं, जरूरी नहीं है कि स्वीकृति दे ही दे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो उस पर राज्यपाल की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं वहां से। ठीक है, नेक्स्ट है धन विधेयक पर स्वीकृति देता है, स्वीकृति रोक सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। समानता राष्ट्रपति की स्वीकृति धन विधेयक संसद में रखे जाते हैं, अतः वह रोकता नहीं है। तो पहले ही प्रीवियस कंसेंट ले ली जाती है राष्ट्रपति से, इसलिए उसको रोका नहीं जाता है ना। लेकिन धन विधेयक पर स्वीकृति देता है, रोक सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। समानता धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से रखे जाते हैं, इसलिए स्वीकृति दे दी जाती है। अब जो राष्ट्रपति है उसके संदर्भ में संघीय एवं समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो जो सेंट्रल लिस्ट है और समवर्ती लिस्ट है यानी कि कंकरेंट लिस्ट है, उस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल है ये राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी जो राज्यपाल है वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए क्षमा, प्रतिलंबन, विराम और प्रतिहार कर सकता है। मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को माफ कर सकता है या दंड को सीमित कर सकता है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल इसे सीमित कर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। कम कर सकता है या बदल सकता है, उसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया, यानी राज्यपाल को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति, तो रोल एंड पोजीशन ऑफ गवर्नर। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजड़े में बंद, केज्ड है, वो सोने के पिंजड़े में है ना, गोल्डन पिजन। राज्यपाल की भूमिका बुद्धिमान परामर्शदाता तथा एक मध्यस्थ की सी होती है और सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है। पिटावी सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय पिलाने,
भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। संसदीय प्रणाली के होने के कारण राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। उसे प्रशासनिक कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करने होते हैं। राज्यपाल व मुख्यमंत्री के विवाद। तो धर्मवीर बनाम अजय मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था विवाद 1967 में। धर्मवीर बनाम अजय मुखर्जी। फिर रामलाल बनाम एन.टी. रामाराव, आंध्र प्रदेश के थे ये। एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के सीएम थे। इनके बीच विवाद हुआ था 1984 में। फिर मुकुंद जोशी बनाम एन.टी. रामाराव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर थे ये 1989 में। गोपाल रेड्डी बनाम चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये मुद्दा है। जी.डी. तापसे बनाम चौधरी देवीलाल, हरियाणा से रिलेटेड मुद्दा है। बूटा सिंह बनाम नीतीश कुमार, बिहार का है। फिर रामाकृष्ण राव बनाम नंबूदरी पाद, ये केरला का है 1957 में। रोमेश्वर भंडारी बनाम कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश का केस है ये। कमला बेनीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, ये गुजरात का केस है। विवादित राज्यपाल संपूर्णानंद, ये राजस्थान से हैं। और फातिमा बीबी, ये तमिलनाडु से है। अब राज्यपाल के पद के संदर्भ में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं और उनकी क्या सिफारिशें रही हैं वो देखते हैं। राज्यपाल का पद प्रारंभ से ही विवाद के केंद्र में रहा है। इस संबंध में सर्वानुमति बनाने के लिए समय समय पर आयोग एवं समितियां गठित की गई हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। तो इस समिति ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद पर मात्र उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन का अनुभव हो। दो कंडीशन उन्होंने रखी थी। भगवान सहाय समिति 1970 में बनती है। तो यह समिति जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल भगवान सहाय की अध्यक्षता में गठित की गई थी। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों को निश्चित करने के लिए इस समिति का गठन राष्ट्रपति ने किया था। इस समिति ने अनेक सिफारिशें दी, जिसमें से मुख्य थी, यदि विधानसभा में मंत्रिपरिषद के स्पष्ट बहुमत के संदर्भ में संदेह हो तथा मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल को चाहिए कि वह मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दे। यदि किसी मुख्यमंत्री के त्यागपत्र अथवा बर्खास्तगी के पश्चात नई सरकार की समस्त संभावनाएं क्षीण हो गई हो, राज्यपाल विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अब राजमन्नार आयोग आता है 1969 में। तो 1966 हो गया, 1970 हो गया, 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस समिति ने परामर्श दिया कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस प्रावधान को हटा देना चाहिए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद पर कार्यरत रहेंगे। दूसरा, तीसरा, राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को पुनः केंद्र सरकार में नहीं लिया जाना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे देता है तो फिर से वो केंद्र सरकार में न चला जाए, मतलब उसको कुल मिला के रिटायर कर दो, खत्म कर दो उसको। खत्म मार मत लो, लेकिन उसको सार्वजनिक लाइफ से या पब्लिक स्फीयर से उसको गायब कर दो। राज्यपाल को सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पदच्युत किया जाना चाहिए। अगर विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल को चाहिए कि मुख्यमंत्री के चयन हेतु विशेष अधिवेशन बुलाए। सरकारिया आयोग, ये 1983 में आता है। तो इस समिति ने सिफारिश की कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए, यानी कि he or she should not be related to the state where he is to be appointed or she is to be appointed as a governor। राज्यपाल को चाहिए कि जिस दल अथवा गठबंधन को विधानसभा में सार्वजनिक बहुमत प्राप्त है उसे ही सरकार बनाने के लिए अनुमंत्रित करे। निर्वाचन में पराजित व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जानी चाहिए तथा भविष्य में राज्यपाल को कोई लाभ का पद प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल पद की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो दूसरे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके पश्चात भी सरकार गठित न ही होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा ये राज्यपाल का चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और काम आप कर सकते हैं, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 29 रुपये में। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसमें एक थैंक्स का बटन आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप भी चैनल की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।